चलिए आज की वीडियो हम शुरू करेंगे। मध्य प्रदेश के बारे में सामान्य सी जानकारी है। जो कि हम मध्य प्रदेश बेस एग्जाम देने जा रहे हैं, तो मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी होना एक बहुत ही स्वाभाविक बात है। और इसीलिए इस ईवीएस में आपकी जानकारी के लिए, सामान्य जानकारी के लिए मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान इसमें डाला गया है। ज़्यादा तो नहीं है, पर थोड़ी बहुत जानकारी आपको इसमें दी जाएगी। जैसे मध्य प्रदेश में कुल कितने जिले हैं, तो 52 जिले हैं। निवाड़ी अंतिम जिला बना था 52वां। 10 संभाग है। अब ये आपको अपने घर पर मध्य प्रदेश का एटलस लीजिएगा और उस एटलस में आप अपने जिले, अपने संभाग को देख सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी भी है। आइए हम संभाग के हिसाब से जिलों को देखते हैं। सबसे पहले भोपाल संभाग है, जिसमें 5 जिले शामिल किए गए हैं। कौन कौन से जिले हैं? एक तो आपका भोपाल है, विदिशा है, सीहोर है, राजगढ़ है, रायसेन है। भोपाल, विदिशा, सीहोर, राजगढ़, रायसेन, ये 5 जिले हैं जो भोपाल संभाग में आते हैं। ऐसे ही हमारा अगला है उज्जैन संभाग, जिसमें 7 जिले आते हैं। वो 7 जिले कौन कौन से हैं देखिए। उज्जैन में आपका उज्जैन जिला हो गया, देवास, रतलाम, नीमच, शाजापुर और आगरमालवा, ये 7 जिले हो गए। ऐसे ही हमारा संभाग है इंदौर। इंदौर में 8 जिले हैं, सबसे बड़ा संभाग है ये। इसमें 8 जिले हैं। एक इंदौर है, धार है, खरगोन है, बड़वानी है, झाबुआ है, खंडवा है, अलीराजपुर है, बुरहानपुर है। ये 8 है। जैसे आप लोग मध्य प्रदेश का नक्शा जब देखेंगे तो वो नक्शा आपको लगभग ऐसा दिखाई देगा। इस प्रकार से आपको ये मध्य प्रदेश का मानचित्र दिखाई देगा। और इस मध्य प्रदेश के बीच में से आप देखेंगे कर्क रेखा गुजरी हुई है। और यहाँ पर ये 10 संभागों में पूरा मध्य प्रदेश बटा हुआ है। इसमें आप देखिए तो जो मैं अभी इंदौर संभाग बोल रहा हूँ, वो लगभग ये वाला जो एरिया है ये इंदौर संभाग में आता है, जिसमें इंदौर जिला आता है, धार आता है, खरगोन आता है ना, खंडवा आता है, बड़वानी आता है, ये सब जिले आते हैं। बुरहानपुर आता है, अलीराजपुर आता है। तो ये है। अब जैसे मान लीजिए इसके बाद है ग्वालियर संभाग। तो ग्वालियर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं? 5। ग्वालियर आपका ये रहा, ग्वालियर। तो ग्वालियर में कौन कौन से आएंगे? एक ग्वालियर जिला आएगा, फिर एक गुना आएगा, शिवपुरी आएगा, दतिया आएगा, अशोकनगर आएगा। तो ये ग्वालियर जिला हो गया। फिर ऐसे ही आपका सागर संभाग है। सागर संभाग इस साइड में, यहाँ पर सागर संभाग है। सागर के संभाग में 6 जिले हैं। एक सागर है, दमोह है, पन्ना है, टीकमगढ़ है और निमाड़ी है, जो 52वां जिला अभी 2018 में बना है। इसके अलावा आप देखिए चंबल संभाग है, जो हमारा ये चंबल संभाग है। इसमें मुरैना है, श्योपुर है और आपका भिंड है। तो ये जो एरिया है ये हमारा क्या है? चंबल संभाग है। और ये जो एरिया है ये क्या है? आपका ग्वालियर संभाग है। और ये जो एरिया है ये क्या है? आपका उज्जैन संभाग है। इधर ये पूरा एरिया क्या है? आपका इंदौर संभाग है। ऐसे करके आप देखेंगे तो ये सागर संभाग है। चलिए रीवा संभाग देखते हैं, ये वाला। तो रीवा में 4 जिले आते हैं। कौन कौन से आएंगे? तो देखिए रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली। रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, ये 4 जिले आएंगे रीवा संभाग में। ऐसे ही जबलपुर संभाग है, इसमें 7 जिले आते हैं। जबलपुर, कटनी, सिवनी, ये वाला, ये पूरा ये भाग है। जबलपुर, कटनी, सिवनी, मंडला, बालाघाट
नरसिंहपुर और छिंदवाड़ा। इसके बाद है होशंगाबाद, या इसे हम नर्मदापुरम संभाग के नाम से भी जानते हैं। इसमें 3 जिले आते हैं, एक तो होशंगाबाद, हरदा और बैतूल। छोटा संभाग है ये। हमारा सबसे बड़ा संभाग है इंदौर और सबसे छोटा संभाग है नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश का। तो ये अपन को याद रखना है जनरल नॉलेज के लिए। और चौथा हमारा जो संभाग है, मतलब सॉरी 10वां जो संभाग है वो है शहडोल, जिसमें 4 जिले शामिल हैं। एक तो शहडोल है, अनूपपुर है, उमरिया है और डिंडोरी है। ये 4 जिले शहडोल संभाग में आते हैं। एक बात। दूसरी बात, ये तो हमारे इंटरनल एमपी की बात हो गई। हमारे मध्य प्रदेश के पड़ोस में कौन कौन से राज्य हैं, तो आप लोग उन राज्यों के नाम जानते ही हैं। 5 राज्यों की सीमा हमारे मध्य प्रदेश से लगती है। यहां पर है राजस्थान, यहां पर है आपका यूपी, यहां पर है आपका छत्तीसगढ़, यहां पर है आपका महाराष्ट्र और यहां पर है आपका गुजरात। कितने हो गए? 1 2 3 4 5। यानी हमारी मध्य प्रदेश की सीमा 5 अपने पड़ोसी राज्यों से लगी हुई है। एक बात, हमारे मध्य प्रदेश की जो राज्य सीमा है वो किसी जलीय भाग को स्पर्श नहीं करती। अर्थात हमारा जो मध्य प्रदेश है वह एक भू आवस्थी प्रदेश है, चारों ओर से स्थल से घिरा हुआ है। हमारा मध्य प्रदेश एक पठारी प्रदेश है, इसे हम बड़ी भांति जानते हैं। दूसरा, हमारे मध्य प्रदेश को अगर ध्यान से देखें तो पठारी प्रदेश है। ये बात तो बिल्कुल पक्की है कि हमारा मध्य प्रदेश एक पठारी प्रदेश है। जरा आइए इसे जानने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे मध्य प्रदेश के पास एक पर्वत श्रृंखला भी है, ये वाली। ये पर्वत श्रृंखला है जिसे हम लोग कई नामों से जानते हैं। अगर मैं एक नाम लूं तो विंध्याचल पर्वतमाला बोल देता हूं। क्या बोल देता हूं मैं इसको? विंध्याचल पर्वतमाला। लेकिन ये विंध्याचल पर्वतमाला अनेक पर्वतीय हिस्सों से मिलकर बनी है, जिसमें से 3 प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं। जैसे सतपुड़ा श्रेणी, ये वाला हिस्सा है, मैकाल श्रेणी, ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, और विंध्याचल श्रेणी, ये वाला हिस्सा है। तो प्रमुख रूप से सतपुड़ा, विंध्याचल और मैकाल श्रेणी। नंबर 1 सतपुड़ा, नंबर 2 विंध्याचल और नंबर 3 मैकाल श्रेणी। तो ये 3 पर्वत श्रेणियों में बटा हुआ है मध्य प्रदेश का पर्वत। वैसे देखा जाए तो मध्य प्रदेश हमारा पठारी प्रदेश है। पठार वह एरिया होता है जो ऊपर चौरस होता है, किनारों पर एकदम टेबल की तरह खड़ा होता है, मैदानों से ऊंचा और पर्वतों से नीचा। ऐसे भूस्थल भाग को हम पठार कहते हैं। प्लेटिन। मध्य प्रदेश 5 पठारों में बटा हुआ है। देखिए 5 पठार कौन कौन से हैं, आप देखिएगा 5 पठार कौन कौन से हैं। जैसे ये है मालवा का पठार, ठीक है। और ये जो मुरैना में हम लोग रहते हैं, मुरैना, ग्वालियर, भिंड, ये है मध्य भारत का पठार, ठीक। मालवा का पठार ये पूरा हिस्सा, सबसे बड़ा पठार है वो मालवा का पठार है। दूसरा हमारा मध्य भारत का पठार है 2 नंबर पे, और रीवा पन्ना का पठार, ये जो हिस्सा है ये आपका है रीवा पन्ना का पठार। ये है आपका बुंदेलखंड, बुंदेलखंड का पठार, जिसमें उत्तर प्रदेश का हिस्सा भी शामिल है। रीवा पन्ना का पठार तीसरा, चौथा बुंदेलखंड का पठार, और 5वां है ये जो पूर्वी मध्य प्रदेश है, ये बघेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार।
ये हमारा मध्य प्रदेश एक पठारी प्रदेश है। इसमें 5 पठारों की चर्चा हम लोग करते हैं। मालवा का पठार है जिसमें इंदौर है, उज्जैन है, खंडवा है, खरगोन है, नीमच है ना, और ये बड़वानी है, धार है, भोपाल तक। इवन ये जो हमारा मालवा का पठार है ये भोपाल तक जा रहा है, और साथ में ये जितने भी नीचे के जिले हैं खंडवा खरगोन से आगे ये भी मालवा में ही आते हैं। और ये जो गुना जिला है उसका कुछ हिस्सा मालवा में चला जाता है। तो देखा जाए तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार है वो मालवा का पठार है। मालवा के पठार की विशेषता है काली मिट्टी। बहुत बड़ी बात है, बहुत विशेष बात है काली मिट्टी। ये पूरा का पूरा जो एरिया है वो काली मिट्टी का एरिया है। काली मिट्टी को हम कपासी मिट्टी भी कहते हैं। कपासी मिट्टी इसलिए कहते हैं क्योंकि इस एरिया में कपास की सर्वाधिक पैदावार होती है। दूसरा, यहां पर सोयाबीन की पैदावार भी होती है। इसी मालवा के पठार में सोयाबीन की वजह से मध्य प्रदेश को सोया स्टेट के नाम से जानते हैं। काली मिट्टी काफी उपजाऊ होती है। इसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, स्वयं की जुताई करने वाली मिट्टी भी कहते हैं, कपासीय मिट्टी भी कहते हैं। और इसमें जल धारण क्षमता सबसे ज्यादा होती है। तो इसमें सोयाबीन होता है, कपास होता है, चावल भी हो सकता है, और बहुत सारी फसलें इसमें, चना, दाल ये हो सकती हैं। लेग्यूमिनेसी कुल के जितने भी पौधे हैं वो काली मिट्टी में अच्छे खासे पनपते हैं। तो इसकी एक विशेषता है। दूसरी एक बात और है कि ये जो मालवा का पठार है वो एग्रीकल्चर के हिसाब से तो विकसित है ही, साथ में इंडस्ट्री के हिसाब से भी बहुत विकसित है। आप बड़े बड़े उद्योग यहां पर देख पाएंगे। इंदौर है, उज्जैन है, रतलाम है, बड़े बड़ी फैक्ट्रियां यहां पर लगी हुई हैं, पीथमपुर है। तो ये सब एक विकास का मॉडल प्रस्तुत करते हैं ये मालवा का जो पठार है। तो इंडस्ट्री के रूप में देखा जाए तो मध्य प्रदेश में आगे है, एग्रीकल्चर के हिसाब से देखा जाए तो मध्य प्रदेश में आगे है, और यहाँ का मौसम भी बहुत अच्छा है। मिनी मुंबई इंदौर को कहा जाता है। खैर आगे बढ़ते हैं। मध्य भारत का पठार है जिसमें भिंड है, मुरैना है, ग्वालियर है, गुना है, मंदसौर तक का हिस्सा आता है। यहाँ की जो मिट्टी है वो भुरभुरी मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, और ये सरसों और गेहूं के लिए और गन्ना के लिए जानी जाती है। बाकी तो और सब्जी वगैरह तो होती हैं। बेसिकली ये जलोढ़ मिट्टी का मैदान है, सर्वाधिक उपजाऊ मैदान माना जाता है, और ये गंगा यमुना के मैदान का हिस्सा है। यहाँ की प्रमुख नदी है चंबल नदी। चंबल नदी यहाँ की प्रमुख है। जैसे मालवा की प्रमुख नदी है नर्मदा, ताप्ती, वैसे ही मध्य भारत के पठार की जो प्रमुख नदी है यहां से राजस्थान से होती हुई निकलती वो है चंबल नदी। यानी मध्य भारत के पठार की लाइफलाइन, मुरैना, भिंड, ग्वालियर की लाइफलाइन है चंबल नदी। ऐसे ही रीवा पन्ना का पठार है, ये नर्मदा सोन घाटी के उत्तर में है। ये रीवा पन्ना का पठार है। आप लोग जानते हैं हीरे के लिए जाना जाता है, हीरा पन्ना में सबसे ज्यादा होता है। मसगवा खदान है हीरे की पन्ना में, वो जानी जाती है। तो पठार ये खनिजों के लिए अच्छा है। और आगे बढ़ते हैं। बुंदेलखंड का पठार है दतिया, विदिशा, छतरपुर, कमगढ़, ये वाला एरिया है ना। बुंदेलखंड काफी गरीब है, कम वर्षा होती है ना। मालवा के पठार में ज्यादा वर्षा होती है, मध्य भारत के पठार में बहुत कम वर्षा होती है, और खासकर बुंदेलखंड में तो बहुत ज्यादा वर्षा का अभाव है, बहुत कम वर्षा होती है, और इसीलिए वहाँ शुष्कता बनी रहती है। पठार या पहाड़ों के बीच में जो गहरी खाई होती है उसे घाटी कहते हैं, वैली बोलते हैं। और आप लोग सुनते रहते हैं कि जो नर्मदा नदी है वो वी आकार की घाटी में फ्लो करती है। ये वी आकार की घाटी हमारी कहाँ है? ये विंध्याचल पर्वत में ही है, वी आकार की घाटी। मध्य प्रदेश की सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रेणियों के बीच में घाटी है जिसमें नर्मदा और सोन नदी बहती है।
नर्मदा का दिशा ये है और सोन नदी इधर बहती है। यानी नर्मदा, सोन और जोहिला, ये 3 नदियां हैं जो अमरकंटक से निकलती हैं एक जगह से, जिसमें नर्मदा नदी इधर पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में, गुजरात में बहते हुए खंबात की खाड़ी के पास में अरब सागर में अपना पानी गिराती है। तो वहीं ये सोन नदी इधर जाती है विंध्याचल पर्वत अमरकंटक से निकल के, और ये जाके गंगा में, बिहार में जाके मिल जाती है। जोहिला नदी है वो छत्तीसगढ़ में चली जाती है। तो इस प्रकार से ये जो हमारा पर्वतीय क्षेत्र है वो नदियों के लिए भी जाना जाता है। बुंदेलखंड का पठार है, छतरपुर है, टीकमगढ़ है, दतिया है, आदि जिलों में फैला हुआ है। इसका अच्छा खासा भाग है उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पर सबसे खास बात है कि एक तो हीरा मिलता है और दूसरा, सॉरी हीरा नहीं, यहाँ पर एक पत्थर मिलता है जिसे नीस कहते हैं। जैसे हम अपने इमारती स्टोन है उसका यूज करते हैं, तो वो यहाँ पर अच्छा खासा मिलता है। जैसे अपन कहते हैं कि रिंग्स वगैरह में यूज करते हैं जो पत्थर, जिसे हम लोग नीस या अन्य नामों से इसको जानते हैं, खासकर बुंदेलखंड नीस के नाम से। अच्छा पत्थर होता है, चमकीला होता है। और ऐसे ही बघेलखंड का पठार है, ये बघेलखंड का सीधी शहडोल वगैरह, ये पूरा का पूरा जो पूर्वी मध्य प्रदेश है, जहाँ लाल मिट्टी का क्षेत्र है। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक वर्षा यहाँ पर होती है। चावल के लिए क्षेत्र जाना जाता है, चूंकि छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं। तो पहले यहाँ भी धान की पैदावार खूब होती थी, लेकिन अब ये पूरा भाग छत्तीसगढ़ में चला गया। फिर भी ये लाल मिट्टी का क्षेत्र है बघेलखंड का पठार, और ये धान की खेती के लिए जाना जाता है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किसको कहते हैं? नर्मदा को कहते हैं। ताप्ती, चंबल, सिंध, काली सिंध, पार्वती, बेतवा, सोन, क्षिप्रा, केन, वेनगंगा, दशान, तवा, ये बहुत सारी नदियां हैं मध्य प्रदेश में, और इसीलिए मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर हम बहुत डिटेल में नदियों के बारे में पढ़ेंगे नहीं, जरूरी भी नहीं है, बट इतना समझ लीजिए कि मध्य प्रदेश का एक सामान्य परिचय ये है। और कुछ बहुत ही, जैसे नर्मदा नदी है, तो नर्मदा नदी भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। मध्य प्रदेश की तो सबसे बड़ी नदी है, पर भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। तो कहीं हम गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु, इन नदियों का जब नाम लेते हैं तो उस नाम में नर्मदा का नाम लिया जाता है, क्योंकि 5वीं सबसे बड़ी नदी है। ताप्ती है, नर्मदा और ताप्ती दोनों ही पश्चिम की ओर बहती है। ताप्ती ये बैतूल की मुल्ताई की पहाड़ियों से निकलती है, और ये दोनों ही नदियां डेल्टा नहीं बनाती, एस्चुरी बनाती है। मतलब इनकी स्पीड अंत तक ज्यादा रहती है, इसीलिए जो मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, जो एरोटेड मिट्टी है, वो समुद्र के भीतर चली जाती है, तो उसे हम लोग एस्चुरी कहते हैं। और ये मिट्टी का जवाब किनारे पर ही हो जाता है पानी के बाहर, तो उसको हम डेल्टा कहते हैं। डेल्टा और एस्चुरी में से इतना अंतर है कि डेल्टा अगर पानी में डूब गया तो वो एस्चुरी है, और अगर एस्चुरी पानी से बाहर आ गई तो डेल्टा है। चंबल हमारे मुरैना, भिंड, ग्वालियर की लाइफ लाइन है। सिंध, काली सिंध, ये इसकी सहायक हैं। और पार्वती, बेतवा, बड़े बड़े बांध बने हुए हैं। तो ये अच्छे खासे नदियों का मायका कहा जाता है मध्य प्रदेश को, क्योंकि मध्य प्रदेश की मैक्सिमम जो नदियां हैं वो दूसरे राज्यों में जाकर फ्लो करती हैं, निकलती मध्य प्रदेश से और दूसरे राज्यों को लाभान्वित करती हैं। तो इसीलिए उसे मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहते हैं। आइए अगला विषय है। अब इसके बाद है मध्य प्रदेश के खनिज और वन। देखिए, खनिजों के मामले में देखा जाए तो मध्य प्रदेश एक धनी राज्य है, एक बात। वनों के मामले में देखा जाए तो मध्य प्रदेश धनी राज्य है। यानी भारत के खनिज प्रधान राज्यों में मध्य प्रदेश का नाम लिया जाता है, और भारत के वन प्रधान राज्यों में मध्य प्रदेश का नाम लिया जाता है। तो दोनों ही मामलों में मध्य प्रदेश अव्वल है। जैसे खनिजों की बात करो तो मध्य प्रदेश में मैग्नीज है, मैग्नीज है, तांबा है, ये आपको यहाँ पर मिलेगा। हीरा है, यहाँ पर मिलेगा। चूना है, जबलपुर आसपास मिलेगा। संगमरमर है, जबलपुर के आसपास मिलेगा। भेड़ाघाट है, नर्मदा नदी के किनारे पर। चूना है वो हमारे मुरैना या मध्य भारत के पठार में भी मिलेगा, और सतना में भी मिलेगा, रीवा साइड में भी मिलेगा। ऐसे ही कोयला है, तो कोयला सिंगरौली में मिलेगा, इधर इस एरिया में, जो ऊर्जा का सबसे बड़ा संसाधन है। डीजल पेट्रोल नहीं मिलता।
डीजल पेट्रोल हमारे मध्य प्रदेश में कहीं नहीं मिलता है। तो देखा जाए तो धातुओं के मामले में हम लोग धनी हैं। वनों के मामले में देखिए, सबसे ज्यादा वन एरिया हमारे मध्य प्रदेश के पास है। पूरे भारत में सबसे ज्यादा वन एरिया मध्य प्रदेश के पास है। हमारे मध्य प्रदेश की परसेंटेज एरिया की बात करोगे तो नहीं, तो फिर आपका उधर चला जाता है, अरुणाचल प्रदेश साइड में चले जाते हैं, सिक्किम हो जाता है, अरुणाचल प्रदेश हो जाता है, अभी हाल ही में लक्षद्वीप हो गया है ना। वहाँ सर्वाधिक परसेंटेज है वनों का। परसेंटेज नहीं, एरिया सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के पास है वनों का। हमारे यहाँ मानसूनी पतझड़ वन मिलते हैं, कटीले वन मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गहनों में उपयोग किए जाने वाले कीमती चमकदार पत्थर हमारे, जैसे मैं अभी बोल रहा था, हमारी जो मुद्रिकाएं होती हैं उनमें पुखराज जैसे पत्थरों का हम यूज करते हैं, नीलम जैसे पत्थरों का यूज करते हैं, हीरा जैसा अपन बहुत महंगे उसमें गिना जाता है, वो सब हमारे मध्य प्रदेश के हिस्से हैं। खनिज पदार्थ जमीन के अंदर खोद कर निकाला जाता है, तभी तो उसे खनिज कहते हैं, खदानों से। मध्य प्रदेश में तो तामा बालाघाट की खदान है, जो बहुत बड़ी खदान है, मलाजखंड की खदान है, जो तांबे के उत्पादन के लिए जानी जाती है। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में हीरा बता चुका मैं आपको। पेंसिल की लीड ग्रेफाइट से बनती है, वो हमारे मध्य प्रदेश में है। शहडोल जिले में आप जाइए, सुहागपुर मध्य प्रदेश का कोयला क्षेत्र है, सिंगरौली सुहागपुर बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत बड़ी मोटी परत है यहाँ की कोयले की, जो एशिया में सबसे ज्यादा है। ये खनिज पदार्थ तैयार होने से पृथ्वी के अंदर हजारों वर्ष लगते हैं। यस, जिस प्रकार से अंधाधुंध हम इन खनिजों का उपयोग करते जा रहे हैं, हमें ये बात पता होना चाहिए कि इन खनिजों को बनने में कोई 1-2 वर्ष का समय नहीं लगता है, लाखों वर्ष लग जाते हैं इन खनिजों को बनने में। इसीलिए हमें एक सीमित मात्रा में इनका उपयोग करना चाहिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हमें इनको संरक्षित करने पर ध्यान देना चाहिए। मध्य प्रदेश को वनों की दृष्टि से देखा जाए तो समृद्ध प्रदेश है, उष्णकटिबंधीय वन है। भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश के इन वनों को 3 भागों में बांटा गया है। एक उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। उष्णकटिबंधीय यानी गर्म है, क्योंकि मैंने बताया था कि हमारे मध्य प्रदेश के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है, तो गर्म तो है। और ऐसी कोई ज्यादा हाइट हमारे मध्य प्रदेश में है नहीं कि जिसकी वजह से ठंडक हो, तो यहाँ पर जो वन है वो उष्णकटिबंधीय है, गर्मी वाले हैं। पर्णपाती है, सदाबहार नहीं है, क्योंकि ज्यादा वर्षा यहाँ होती नहीं है। 199 सेंटीमीटर की लास्ट बारिश है यहाँ पर, बाकी तो कम ही होती है। यहाँ 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, यहाँ 120 सेंटीमीटर वर्षा 110 के आसपास होती है, यहाँ पर बहुत कम होती है। तो इसीलिए यहाँ पर जो वन है वो सदाबहार नहीं है, पर्णपाती वन है। ठीक है, यानी ऐसे वृक्ष जो अपनी पत्तियां एक सीजन में गिरा देते हैं। और पर यह ध्यान रखना कि कमर्शियल रूप से देखा जाए, आर्थिक रूप से देखा जाए, तो ये सबसे अधिक लाभदायक है, क्योंकि इनकी जो लकड़ी होती है वो बहुत ही सॉफ्ट होती है और इमारती होती है। इन वनों के वृक्ष ग्रीष्म काल से पहले जल अभाव के कारण अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ये बैतूल वन सागर, ये आपको वन सागर, जबलपुर, दमोह, छतरपुर, पन्ना, बैतूल, होशंगाबाद, सिवनी, छिंदवाड़ा आदि जिलों में है। इनमें उत्तम इमारती लकड़ी पाई जाती है। इनमें पाए जाने वाले वृक्ष कौन से हैं? सागौन है, शीशम है, और नीम है, पीपल है, महुआ है, ये सब इसमें पाए जाते हैं। ऐसे ही अगला है उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन। ये थोड़ी वर्षा ज्यादा होती है, वहां पर है, थोड़ी अधिक वर्षा होती है। मंडला, डिंडोरी, शहडोल, उमरिया, कटनी, बालाघाट, सीधी, इन जिलों में। जैसे साल है, महुआ है, हर्रा है, बीजा है, धौरा है, जामुन है, सेवा है, तिनसा, कसाई, बांस वगैरह ही होता है। बांस तो अब घास है, वृक्ष नहीं है। बांस को अब घास मान लिया गया है, वृक्ष नहीं। इसीलिए बांस आप अपने जमीन पर उगा सकते हैं और उसको बिना परमिशन के काट भी सकते हैं, वन को नहीं काट सकते। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा आप बांस को लगाएं, इसके लिए उसे छूट दी गई है कि आप कहीं भी बांस उगा सकते हैं, कोई इलीगल नहीं होगा, घास में आता है। मध्य प्रदेश की प्रमुख फसलों की तरफ बात कर लेते हैं, उद्योगों की बात कर लेते हैं, व्यवसाय की बात कर लेते हैं। इस मामले में मध्य प्रदेश पिछड़ा हुआ नहीं है ज्यादा। हाँ, उद्योगों के मामले में, व्यवसाय के मामले में थोड़ा सा पिछड़ा हुआ है। फसलें तो बहुत अच्छी होती हैं, किसान यहाँ का बहुत मजबूत है, बहुत मेहनत कश है, अच्छी खासी फसल करता है। मध्य प्रदेश का धरातल असमान है, जैसे मैंने कहा पठारी प्रदेश है। यहाँ पठार, नदी, घाटी, मैदान और पर्वत श्रेणी सब देखने को मिलेंगी। मध्य प्रदेश में उत्पादित खाद्यान्न फसलों में गेहूं है ना, मक्का है, चावल है, दालें बहुत ज्यादा होती हैं, और
पूरे भारत में दालें सबसे ज़्यादा हमारे मध्य प्रदेश में होती हैं। सोयाबीन, तिलहन, सरसों, सोयाबीन, ये भी मध्य प्रदेश में बहुतायत मात्रा में पैदा होती हैं और हमारे मध्य प्रदेश को सोया स्टेट के नाम से जानते हैं। ऐसे ही जो हमने बताया था उत्तरी जो भिंड मुरैना वाला एरिया है वो सरसों के लिए, पीला सोना जिसको हम कहते हैं, उसके लिए जाना जाता है, तो वो भी एक तिलहन है, फसल है, वो भी अच्छी खासी होती है। बाकी मोटा अनाज होता है, मक्का है, बाजरा है, ज्वार है, ये सब हमारे यहाँ होता है। चलिए, सोयाबीन है, मूंगफली है, सरसों, अलसी, ये सब तिलहन है। मध्य प्रदेश में तिलहन टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, बैतूल, सिवनी, छिंदवाड़ा, भिंड मुरैना, हरदा, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, देवास, उज्जैन, खंडवा, खरगोन आदि जिलों में होते हैं। मध्य प्रदेश में कृषि क्षेत्र तथा उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक बोई जाने वाली फसल गेहूं है। राइट, ये ध्यान रखना, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बोई जाने वाली फसल गेहूं है। भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल चावल है, मध्य प्रदेश की मुख्य खाद्यान्न फसल गेहूं है, ये ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बोई जाने वाली फसल गेहूं है, भारत में सबसे ज्यादा बोई जाने वाली फसल चावल है। ये डिफरेंशिएशन आपको करना पड़ेगा। सोयाबीन, मक्का, ज्वार के लिए मध्य प्रदेश अग्रणी है। खरीफ की फसल बरसात के प्रारंभ में बोई जाती है, खरीफ की फसल होती है, और रबी की फसल शरद ऋतु अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, सर्दियों गर्मियों में काटी जाएगी मार्च अप्रैल में, वो रबी की फसल है। कपास की खेती के लिए, जैसे मैं बोला था अभी आपको बताया कि कपास की खेती के लिए काली मिट्टी यानी हमारा मालवा जाना जाता है, खासकर खंडवा, खरगोन जो सुनहरे जिले हैं वो जाने जाते हैं। सोयाबीन उत्पादन में तो हम सोया स्टेट हैं। कपास की खेती के कारण निमाड़ को, खंडवा, खरगोन या बड़वानी को सफेद सोने का यानी व्हाइट गोल्ड रीजन कहा जाता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन भिंड, मुरैना, श्योपुर में होता है। मध्य प्रदेश में नोट छापने का कारखाना है देवास में। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सूती उत्पादन केंद्र इंदौर है, इसे मिनी मुंबई कहते हैं, और सूती कपड़ा उद्योग का हब है क्योंकि वहां कपास की पैदावार होती है, इसीलिए। द नेशनल न्यूज प्रिंट पेपर मिल है, ये नेपानगर बुरहानपुर में है। पहले ये खंडवा में हुआ करता था, जब से बुरहानपुर जिला बना है, खंडवा से अलग हुआ है, तब से नेपानगर अब बुरहानपुर में आ गया है। भोपाल में बीचीएल है, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, कारखाना बहुत बड़ा है, भेल कारखाना। बुरहानपुर में प्रदेश का सबसे बड़ा हथकरघा पावर लूम यानी जो धागा बुनने का जो मशीन होता है उसको हम हथकरघा बोलते हैं, जिससे हम रेशा बनाते हैं। पावर लूम जो इलेक्ट्रिसिटी से जो मशीन चलती है, हथकरघा मतलब हाथ से करघा, जो गांधी जी का चरखा है वो चलाया जाता है। मध्य प्रदेश में कृषि आधारित, तो आप समझ लीजिए कि कृषि आधारित उद्योग कौन से हैं। जैसे कृत्रिम रेशे का उद्योग है नागदा, इंदौर, उज्जैन, यहाँ केमिकल से रेशे बनाए जाते हैं। सूती कपड़ा उद्योग है तो ये इंदौर है, उज्जैन है, ग्वालियर है, ग्वालियर में भी ग्वालियर शूटिंग के नाम से कपड़ा बनता है। जूट उद्योग है सतना, अमलाई, शहडोल में है। चीनी उद्योग है सीहोर, उज्जैन, ग्वालियर, मंदसौर, रतलाम है। वनस्पति तेल और घी इंदौर, खंडवा, बिरसा, ग्वालियर, जबलपुर है। सोयाबीन तेल उज्जैन, देवास, रायसेन, होशंगाबाद है। ऐसे ही मध्य प्रदेश में खनिज पर आधारित उद्योग है, जैसे सीमेंट उद्योग है हमारे मुरैना में, मुरैना, सतना, नीमच। हमारा जो बामौर है जो एक औद्योगिक क्षेत्र घोषित हुआ है, सीतापुर भी एक नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहा है मुरैना के आसपास। तो ये सब ना यहाँ जो सीमेंट उद्योग है वो काफ़ी अच्छा है। चीनी मिट्टी का उद्योग ग्वालियर में बहुत अच्छा है, ग्वालियर में चीनी मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। जबलपुर, रतलाम भी है, कटनी भी है। स्लेट पेंसिल कारखाना मंदसौर में है। भारी विद्युत उपकरण बीएचईएल यानी भोपाल में बनाए जाते हैं, 1960 में स्थापित है और ब्रिटेन की सहायता से बना है। ऑटोमोबाइल उद्योग पीथमपुर, मंडीदीप, धार, ठीक है। मध्य प्रदेश में वनों पर आधारित उद्योग भी हैं, जैसे कागज उद्योग है बुरहानपुर, शहडोल, ग्वालियर, भोपाल में, रतलाम, इंदौर, होशंगाबाद। जैसे ग्वालियर में बहुत ही पतला कागज बनाया जाता है, बुरहानपुर, शहडोल में कागज बनाया जाता है, रतलाम, इंदौर, होशंगाबाद में भी कागज बनाया जाता है। बीड़ी उद्योग तो मध्य प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा है, यानी बीड़ी का उत्पादन भारत में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में होता है। और मध्य प्रदेश में कहाँ पर होता है? सागर, दमोह, नरसिंहपुर, जबलपुर, ये साइड, ठीक है। ये बीड़ी उद्योग है, खराब चीज है लेकिन उद्योग है, छोटे मोटे गरीबों का इससे काम चलता है। ये कुटीर उद्योग के अंतर्गत आता है। ऐसे लाख उद्योग है शहडोल में है, कथा उद्योग है शिवपुरी में है, दियसलाई उद्योग है ग्वालियर में है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में उद्योगों को प्रोत्साहन और सुविधा देने के लिए बड़े बड़े औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए हैं, मतलब एक रीजन बना दिया है और सरकार उसके लिए प्लानिंग करती है, उसके लिए प्रोजेक्ट लेके आती है और वहाँ विकास करती है। जैसे पीथमपुर है धार जिले में, देवास है,
इंदौर है, मंडीदीप है, पामौर मुरैना जिला है। ऐसे ही इसमें एक नाम और जुड़ सकता है, मालनपुर भिंड जिले में आता है, वो भी काफ़ी बड़ा औद्योगिक क्षेत्र विकसित होता जा रहा है, उसका भी नाम यहाँ पर होना चाहिए। महेश्वर, खरगोन और चंदेरी यशोनगर में साड़ी निर्माण उद्योग के लिए चंदेरी साड़ी, महेश्वर की साड़ियाँ जानी जाती हैं। और भोपाल में जरी के बटुए बनते हैं, पर्स बनते हैं जो अलंकृत होते हैं, बहुत सजे धजे होते हैं। तो हम लोग आज के लिए मध्य प्रदेश की इतनी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, और कल हम मध्य प्रदेश के यातायात व्यवस्था को भी यहाँ छोटी सी दृष्टि इस पर हम लोग डालेंगे। तो आज के लिए हम लोग यहीं पर चर्चा को समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में आगे की चर्चा करेंगे।